क्या बीती होगी उस माँ बाप पर जिन्हें अंग्रेजों के डर से अपनी बेटी को जिंदा दफनाना पड़ा होगा। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा एक ऐसा गांव जिसे 1947 में आज़ादी मिलने के एक दिन बाद भी पता नहीं चला कि देश आज़ाद हो चुका है। सालों से गांव वाले अंग्रेजों के जुल्म से तंग आकर अपने हाथों से ही अपनी बेटियों को जिंदा दफना देते थे। ऐसे गांव पर अंग्रेजों के जुल्म की कहानी दिखाती है इसी साल रिलीज हुई तमिल फिल्म अगस्त 16, 1947, जिसकी स्टोरी को आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ये वो कहानी है जिसे देखते समय मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे एंड आई होप कि आपको भी यह कहानी पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। कहानी 11 अगस्त 1947 से शुरू होती है। सालों तक अंग्रेजों का जुल्म सहने वाली भारत माँ को उसके वीर सपूतों ने लगभग आज़ादी दिलवा ही दी थी। ऐलान कर दिया गया था कि भारत को 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन जाने से पहले आखिरी क्षणों में भी अंग्रेजों ने हमारे लोगों पर जुल्म ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कई सारे सरकारी कागजों में, एग्रीमेंट्स में बहुत सारे नए नए क्लॉज ऐड किए गए, जिससे कि आज़ादी के बाद भी सालों तक वो भारत के रिसोर्सेज से प्रॉफिट बना सके। ऐसे ही एक प्लान को लेकर अंग्रेज़ों का एक आदमी अपने सीनियर ऑफिसर के पास आता है और उसे सेंगाडू गांव के बारे में बताता है। सेंगाडू गांव में दुनिया का सबसे व्हाइट कॉटन मिलता है। ऐसी क्वालिटी का कॉटन दुनिया में और कहीं भी नहीं मिलेगा। अंग्रेज अपने एग्रीमेंट में एक ऐसी लाइन ऐड करना चाहते हैं जिससे कि वो सेंगाडू गांव के कपास से अगले 30 सालों तक प्रॉफिट बना सके। सीनियर ऑफिसर उसके प्लान से एग्री कर जाता है और उसे ब्रिटिश हेडक्वार्टर पुलिंगुडी जाकर रॉबर्ट से इंपॉर्टेंट पेपर्स पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उसकी सिग्नेचर लाने के लिए कहता है। वो आदमी पुलिंगुडी हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक इंडियन पुलिस ऑफिसर करिकालन उसे बताता है कि जनरल रॉबर्ट का टेलीफोन कुछ दिनों से खराब है। वो अपने 2 पुलिस ऑफिसर्स को एक मैसेज के साथ सेंगाडू गांव में भेज देता है। अब यहाँ हमें सेंगाडू गांव को कंट्रोल करने वाले एक अंग्रेज जनरल रॉबर्ट की कहानी दिखाई जाती है। 10 साल पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जनरल रॉबर्ट को सेंगाडू गांव में मजदूरों को कंट्रोल करने और कॉटन के प्रोडक्शन में प्रॉफिट बढ़ाने के लिए भेजा था। रॉबर्ट ने आते ही गांव वालों से 10 घंटे के बजाय 16 घंटे तक काम करवाना शुरू कर दिया। काम के टाइम पर अगर कोई भी 1 मिनट का रेस्ट लेता तो रॉबर्ट उसकी जमकर पिटाई करवाता था। शुरू में कुछ मजदूरों ने रॉबर्ट का विरोध किया तो रॉबर्ट ने गांव वालों के सामने ही उन लोगों को एक नुकीले खंभे में लटकाकर मार डाला, जिसके बाद से गांव वालों ने रॉबर्ट का विरोध करना बंद कर दिया था और तब से गांव वाले रॉबर्ट का जुल्म सहते आ रहे हैं। रॉबर्ट का एक बेटा भी है, जस्टिन, और वो भी रॉबर्ट की तरह ही खतरनाक है। रॉबर्ट अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। एक बार एक मजदूर का जरा सा नाखून जस्टिन को लग गया था, जिसकी वजह से रॉबर्ट ने उसका पूरा हाथ काट दिया था। जस्टिन गांव की जिस औरत को भी चाहता था अपने साथ उठा ले जाता था, लेकिन गांव वालों को पता चल गया था कि जस्टिन पॉक्स से डरता है और अपनी इज्जत बचाने के लिए गांव की सभी औरतें जस्टिन के सामने ऐसा दिखावा करती हैं जैसे कि उन्हें चिकन पॉक्स हुआ है। सेंगाडू गांव के लोगों की असली कहानी 12 अगस्त से शुरू होती है। हम देखते हैं कि लगभग 100 लोगों की आबादी वाले सेंगाडू गांव के लोग रॉबर्ट के डर से दिन भर पूरी मेहनत से काम करते हैं। प्यास लगने पर भी डर के मारे कोई भी पानी पीने नहीं जाता और अगर काम से थक कर कोई भी 1 सेकेंड का रेस्ट लेता तो पीछे से कोड़े मारकर उसे काम करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। शाम को जब उन सब की छुट्टी होती है तब उन गांव वालों को एहसास होता है कि वो अब भी जिंदा हैं। पूरे गांव वाले एक साथ बैठे होते हैं। 3 महीने पहले गांव वाले शहर के बाजार में गए थे। तब वो लोग एक न्यूज़पेपर खरीद कर लाए थे। उस न्यूज़पेपर में एक खबर थी कि इसी साल भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें कोई तारीख नहीं लिखी थी और पिछले 3 महीनों से हर रात गांव वाले वो खबर पढ़कर ही खुश हो रहे होते हैं, जश्न मना रहे होते हैं। दिन भर अंग्रेजों के जुल्म के बाद रात में बस अखबार में छपी वो एक खबर ही उनकी खुशियों का, उनकी उम्मीदों का, उनके जिंदा रहने का एकमात्र जरिया था। गांव के सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं। तभी गांव की एक औरत चिल्लाते हुए उनके पास आती है और बताती है कि उसका पति उसकी बेटी को जिंदा दफना रहा है। गांव वाले भागकर वहां जाते हैं, उस आदमी को रोकते हैं। वो आदमी गांव वालों को बताता है कि भले ही इतने दिनों से हम सब मेरी बेटी को एक लड़के की तरह बनाकर काम पर ले जाते हैं, हम सब ने जस्टिन की नजरों से इसे छुपा कर रखा है, लेकिन अब इसके पीरियड्स शुरू हो चुके हैं
और अब जस्टिन गांव की बाकी औरतों की तरह इसे भी नहीं छोड़ेगा। गांव वाले उसे अपनी बेटी को मारने से रोक देते हैं और उस लड़की को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। गांव का जमींदार भी गांव वालों की तरह ही रॉबर्ट और जस्टिन से डरता है। सालों पहले जमींदार ने भी अपनी बेटी थेन मली की मौत की झूठी खबर फैलाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, जिससे कि उसे जस्टिन से प्रोटेक्ट कर सके। आज 12 अगस्त की रात में जमींदार अपने दोनों बेटों के साथ गांव वालों के सामने दिखावा करने के लिए अपनी बेटी की डेथ एनिवर्सरी पर उसे श्रद्धांजलि दे रहा होता है। तभी जस्टिन भी वहां आ जाता है। सब लोग डर जाते हैं। जस्टिन उनके देवी की मूर्ति को अपने हाथ में लेता है और उसे गलत तरीके से छूने लगता है, जैसे कि किसी औरत को उसकी मर्जी के बिना हाथ लगा रहा हो। वो जमींदार से कहता है कि यह स्टैच्यू बहुत खूबसूरत है, यह तो मेरे बेडरूम में होना चाहिए। डर के मारे जमींदार भी उसकी बात मान जाता है और अपने बेटे से उस स्टैच्यू को जस्टिन के बेडरूम में रखने के लिए कहता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं गांव के एक लड़के प्रमन को, जो कि अपने एक दोस्त थपड़ा के साथ होता है। जमींदार के घर वाले थेनमली को श्रद्धांजलि देने गए हुए हैं। वो चोरी से जमींदार के घर में घुस जाता है और जमींदार की बेटी थेनमली से मिलता है। थेनमली और प्रमन दोनों बचपन के दोस्त होते हैं। जमींदार के घर वालों के अलावा प्रमन ही वो अकेला इंसान है जो जानता है कि थेनमली अब भी जिंदा है। वो थेनमली से प्यार करता है, लेकिन अब तक उसे अपने दिल की बात बता नहीं पाया है। अगली सुबह 13 अगस्त को फिर पूरे गांव वाले रोज की तरह अपने काम पर लग जाते हैं। रोज की तरह एक सेकंड के लिए भी हाथ रुकने पर उन्हें मार पड़ती है। तभी जस्टिन भी उन लोगों के बीच में आ जाता है। जस्टिन उस लड़की को देखता है जिसे गांव वाले लड़का बनाकर छुपाना चाहते थे। जस्टिन को शक हो जाता है। वो उस लड़की को हाथ लगाना शुरू कर देता है और उसे पता चल जाता है कि ये एक लड़की है। जस्टिन उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। उस लड़की के माँ बाप जमींदार और जस्टिन के पैर पकड़कर रहम की भीख मांगते हैं। तभी रॉबर्ट पहले उस लड़की की माँ और फिर उसके बाप को उसके सामने ही गोली मार देता है, जिसके बाद अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए मजबूरन वो लड़की जस्टिन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जस्टिन उसे अपने बंगले पर लेकर जाता है। प्रमन जस्टिन के बंगले पर ही काम करता है। वो भी जस्टिन के साथ उस लड़की को देखकर दुखी हो जाता है, लेकिन मजबूरी और डर के मारे वो भी कुछ नहीं कर पाता। शाम को गांव वाले फिर से इकट्ठा होते हैं। वो लड़की भी जस्टिन का शिकार बनने के बाद गांव वालों के पास आ चुकी होती है। प्रमन भी वहीं पर होता है। उस लड़की की हालत के लिए गांव वाले जमींदार को जिम्मेदार मान रहे होते हैं। वो जमींदार को कोस रहे होते हैं, लेकिन प्रमन ही वो अकेला इंसान था जो जमींदार की सारी सच्चाई जानता था। वो गांव वालों से जमींदार का नहीं बल्कि जस्टिन और रॉबर्ट का विरोध करने के लिए कहता है, जिसके बाद गांव के कुछ लोगों के साथ प्रमन का झगड़ा शुरू हो जाता है। प्रमन गुस्से में वहां से जाने लगता है। गांव का एक आदमी प्रमन से कहता है कि हम जानते हैं कि तुम जमींदार के बहुत बड़े वफादार हो, इसलिए तुम ये चाहते हो कि हम सब मर जाएं, क्योंकि तुम ये मानते हो कि हम सब की वजह से ही तुम्हारी माँ की जान गई थी। यहाँ हमें प्रमन की बैक स्टोरी देखने को मिलती है। सालों पहले कुछ अंग्रेज प्रमन की माँ का पीछा कर रहे होते हैं। प्रमन की माँ उसको लेकर गांव के एक घर में छुप जाती है और अंग्रेज गांव के सभी घरों की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद एक औरत अपने घर को बचाने के लिए अंग्रेजों को उसकी माँ के बारे में बता देती है, जिसके बाद अंग्रेजों से खुद को बचाने के लिए प्रमन की माँ खुद ही आत्महत्या कर लेती है। प्रमन गांव वालों को ही अपनी माँ की मौत का दोषी मानता है। माँ के मरने के बाद प्रमन अकेला हो जाता है। कुछ दिनों बाद प्रमन एक जगह पर भूख से तड़प रहा होता है। थेनमली पास में ही गांव के कुछ और बच्चों के साथ खेल रही होती है। वो अपने घर से प्रमन के लिए खाना लेकर आती है। उस दिन के बाद से प्रमन और थेनमली की दोस्ती हो गई थी। खैर कहानी आगे बढ़ती है। 14 अगस्त को हम देखते हैं जमींदार रॉबर्ट के पास आता है और गांव के एक आदमी को अपने किसी काम से पुलिंगुडी भेजने की परमिशन मांगता है। रॉबर्ट उसे जाने की परमिशन दे देता है। रास्ते में प्रमन उस आदमी को रोक लेता है। परेशान करके पूछने पर वो आदमी प्रमन और उसके दोस्त को बताता है कि जमींदार की बेटी अब भी जिंदा है और जमींदार चोरी छुपे उसकी शादी पुलिंगुडी के जमींदार के बेटे से करवाना चाहता है, इसलिए उन्होंने मुझे दहेज के गहने लेकर पुलिंगुडी भेजा है।
प्रमन उसे जाने देता है। जिसके बाद प्रमन का दोस्त उससे कहता है कि मैंने तुझे पहले ही थेनमली से अपने प्यार का इजहार करने के लिए कहा था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। प्रमन वहां से सीधे थेनमली के पास अपने प्यार का इजहार करने के लिए जाता है, लेकिन इससे पहले कि प्रमन उससे कुछ कहता, थेनमली उसे बताती है कि मेरे पापा ने पुलिंगुडी के जमींदार के बेटे से मेरी शादी तय कर दी है। अपनी शादी की खबर से वो बहुत ज्यादा खुश होती है। प्रमन उसे खुश देखकर उसे कुछ कहे बिना ही वापस आ जाता है। शाम को जमींदार अपने पूरे परिवार के साथ घर पर ही बैठा होता है। तभी जस्टिन उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। थेनमली को एक बक्से में छुपाने के बाद जमींदार और उसके बेटे दरवाजा खोलते हैं। जस्टिन उससे कहता है कि तुमने अब तक स्टैचू मेरे बेडरूम में क्यों नहीं भेजा। वो पूरे घर में स्टैचू को ढूंढने लगता है और उस बॉक्स की तरफ बढ़ता है जिसमें थेनमली छुपी हुई थी। थेनमली को बचाने के लिए जमींदार का बेटा स्टैचू लाकर जस्टिन को दे देता है, लेकिन जस्टिन को शक हो जाता है और वो बॉक्स खोल देता है। थेनमली को देखता है और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। जमींदार रॉबर्ट के पास जाता है और रॉबर्ट से थेनमली के बदले कुछ और लेने के लिए कहता है, लेकिन रॉबर्ट उसकी कोई भी बात नहीं मानता। जिसके बाद जमींदार उससे कहता है कि एटलीस्ट मुझे एक दिन का टाइम दे दीजिए जिससे कि मैं अपनी बेटी को समझा सकूं। रॉबर्ट उसे एक दिन का टाइम दे देता है। जमींदार अपने घर आ जाता है और अपने बेटों के साथ मिलकर थेनमली को मारने का प्लान बना रहा होता है। जस्टिन और रॉबर्ट को शांत करने के लिए उन्हें थेनमली की लाश भी दिखाना जरूरी है। उसी टाइम पर प्रमन भी थेनमली से मिलने के लिए जमींदार के घर आता है और चुपके से उन सब की बातें सुन लेता है और वो थेनमली को बचाने का प्लान बनाता है। अपने घर के अंदर ही जमींदार अपने बेटों से एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाता है। थेनमली को उसमें बिठा देता है। एक बड़ी सी लकड़ी गड्ढे पर रखकर मिट्टी डाल देता है, लेकिन घर के बाहर से उस गड्ढे तक एक सुरंग खोदकर प्रमन थेनमली को बचा लेता है। इधर कुछ देर बाद लाश निकालने के लिए जमींदार अपने बेटों से वापस गड्ढा खोदने के लिए कहता है, लेकिन थेनमली उस गड्ढे में नहीं होती। जमींदार गड्ढे में सुरंग देखकर परेशान हो जाता है और अपने बेटों से थेनमली को ढूंढने के लिए कहता है। थेनमली को बचाने के बाद प्रमन उसे लाकर जस्टिन के बेडरूम में ही छिपा देता है, क्योंकि जस्टिन शिकार खेलने के लिए जंगल गया हुआ था। वो सुबह ही वापस आने वाला था। प्रमन जैसे ही हवेली से बाहर आता है उसे पता चलता है कि जस्टिन को शिकार पर चोट लग गई है, इसलिए वो शिकार से वापस आ चुका है। फर्स्ट एड लेने के बाद जस्टिन वापस से शिकार पर जाना चाहता है, लेकिन रॉबर्ट उसे जाने से मना कर देता है। जिस पर जस्टिन उससे कहता है कि अगर जमींदार आज रात ही अपनी बेटी को मेरे पास भेज दे तो मैं शिकार पर नहीं जाऊंगा। रॉबर्ट पास में खड़े जमींदार से अपनी बेटी को जस्टिन के बंगले पर भेजने के लिए कहता है। उसी समय रॉबर्ट का एक सोल्जर भी वहां आ जाता है और उसे बताता है कि हेडक्वार्टर से एक पुलिस ऑफिसर करिकालन उसके बंगले पर उससे मिलने के लिए आया हुआ है। रॉबर्ट उसके पास जाता है। करिकालन अपने साथ टेलीफोन बनाने वाले को भी लेकर आया था। वो रॉबर्ट का फोन ठीक कर देता है। करिकालन रॉबर्ट को बताता है कि 2 दिन पहले हमने 2 हवलदारों के साथ आपके पास संदेश भेजा था, लेकिन जंगल में वो जानवरों का शिकार बन गए। उस संदेश में हमने आपको बताया था कि भारत को 15 अगस्त को आजाद कर दिया जाएगा। अगले 4 घंटों में यह देश आजाद हो जाएगा। कल सुबह एक मीटिंग है, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। रॉबर्ट उनसे गांव वालों से आजादी की खबर छुपाने के लिए कहता है, ताकि वो गांव से बाहर जाए तब भी गांव वालों के दिल में उसका डर बना रहे, और जस्टिन को भी साथ लेकर जाने के लिए उसके बंगले की तरफ चल देता है। इधर अपने बंगले पर जस्टिन अपने बेडरूम में होता है और वो थेनमली को देख लेता है। वो थेनमली के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। तभी प्रमन वहां आ जाता है। सबसे पहले वो जस्टिन का पैर काट देता है, फिर उसे जान से मार देता है। जस्टिन की मौत के थोड़ी देर बाद ही रॉबर्ट भी वहां आ जाता है, लेकिन प्रमन उसे गेट पर ही रोक देता है और उससे कहता है कि जस्टिन सर अभी थोड़ी देर पहले वापस से शिकार के लिए चले गए हैं। इंस्पेक्टर करिकालन रॉबर्ट से कहता है कि सुबह की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मीटिंग के लिए जाइए, मैं जस्टिन को ढूंढकर कल सुबह हेडक्वार्टर ले आऊंगा। रॉबर्ट हेडक्वार्टर के लिए निकल जाता है, लेकिन वो गांव वालों को बताकर जाता है कि वो कैंप के लिए जा रहा है
और परसों तक वापस आएगा। सिंगाड़ी से बाहर वालों के लिए 15 अगस्त को देश आजाद हो जाता है, लेकिन अब तक सिंगाड़ी के लोगों को पता भी नहीं था कि देश आजाद हो चुका है। वो बस रॉबर्ट के कैंप से बाहर जाने की खुशियां मना रहे होते हैं, क्योंकि उसके कैंप जाने की वजह से एक दिन के लिए छुट्टी मिल जाती है। गांव वाले छुट्टी मिलने का जश्न मनाते हैं। उधर प्रमन मौका देखकर थेनमली को पुलिंगुडी लेकर जाने की तैयारी करता है, लेकिन थेनमली को समझ में आ चुका था कि उसके पालने वाले, उसके माँ बाप, भाई, सब लोग जस्टिन और रॉबर्ट के डर से उसे मारने वाले थे, लेकिन परमन ने उसकी जान बचाई है। अब थेनमली को भी परमन से प्यार हो जाता है। वो परमन से शादी करने के लिए कहती है। परमन उसके साथ शादी करने से इनकार कर देता है। उन दोनों के बीच प्यार को लेकर बहस हो रही होती है। इसी बीच गांव वाले भी परमन और थेनमली को देख लेते हैं। परमन उनसे थेनमली की सच्चाई छुपाने की कोशिश करता है और कहता है कि यह लड़की पुलिंगुडी की है, रास्ता भटक कर यहाँ आई है। मैं इसे पुलिंगुडी छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन गांव वाले थेनमली को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जमींदार अब भी अपने मान सम्मान को बचाने के लिए अपनी बेटी को मारना चाहता है। वो अपने बेटों से चोरी छुपे थेनमली और परमन दोनों को जान से मारने के लिए कहता है। इधर मौका देखकर परमन जस्टिन की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जंगल में लेकर जाता है। तभी गांव का एक आदमी परमन को जस्टिन की लाश के साथ देख लेता है। वो डर जाता है और गांव वालों को आकर बता देता है। पूरे गांव वाले डर जाते हैं और परमन को जंगल में ही ढूंढना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ पुलिंगुडी में रॉबर्ट मीटिंग में होता है। तभी करिकालन उसके पास आता है। करिकालन उसे बताता है कि जंगल में उन्हें जस्टिन कहीं नहीं मिला है, बल्कि यह सिर्फ उसका घोड़ा मिला है। मुझे लगता है कि जस्टिन के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा। रॉबर्ट अपनी हवेली में कॉल करता है और जमींदार से जस्टिन के बारे में पूछता है और कहता है कि मैं कल सुबह सिंगाड़ी आ रहा हूँ। अगर जस्टिन को कुछ भी हुआ तो मैं पूरे गांव वालों को जान से मार दूंगा। जमींदार पूरी तरह से डर जाता है। गांव वालों और जमींदार को अब तक नहीं पता था कि देश आजाद हो चुका है। जमींदार गांव वालों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि परमन ही जस्टिन की मौत का इकलौता जिम्मेदार है और अगर हम सबको अपनी जान बचानी है तो रॉबर्ट के आने से पहले हमें परमन को मारना होगा, जिससे कि हम परमन की लाश को रॉबर्ट के हवाले कर सकें। गांव वालों को लगता है कि परमन ने जस्टिन को सिर्फ इसलिए मारा ताकि गांव वालों को फंसाकर वो गांव वालों से अपनी माँ की मौत का बदला ले सके। इसलिए गांव वाले भी अब परमन के मौत के दुश्मन बन जाते हैं। जिसके बाद परमन थेनमली को बचाने के लिए उसे अपने साथ लेकर भागने लगता है और पूरे गांव वाले परमन को मारने के लिए उसे पकड़ लेते हैं। परमन उनसे कहता है कि मैं खुद को तुम्हारे या रॉबर्ट के हवाले करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज तुम लोग थेनमली को जाने दो। मैंने जस्टिन को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि जस्टिन ने उस लड़की को हाथ लगाया था जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर जस्टिन उसके साथ कुछ भी गलत करता तो मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा होता। आज खुद को बचाने के लिए तुम लोगों के अंदर मुझे मारने की हिम्मत है, लेकिन यह हिम्मत उस वक्त कहाँ थी जब जस्टिन गांव की औरतों को, तुम्हारी बेटियों को उठाकर लेकर जाता था। तुम जैसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। परमन की यह बात सही थी और गांव वालों को भी यह बात सही लगती है। गांव की औरतें भी परमन के सपोर्ट में आ जाती हैं। गांव की एक बूढ़ी औरत उनसे कहती है कि हर किसी ने अपने पारिवारिक मान सम्मान को बचाने के लिए अपनी अपनी बेटियों को मार डाला है, लेकिन कभी किसी ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए जस्टिन या रॉबर्ट के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं की। औरतों को सपोर्ट मिलने के बाद धीरे धीरे गांव के सभी लोग परमन के सपोर्ट में आ जाते हैं और हर कोई अगले दिन रॉबर्ट के आने का इंतजार करने लगता है। इधर 16 अगस्त को रॉबर्ट भारत की सरकार से परमिशन मिलने के बाद अपने बेटे को ढूंढने के लिए सेना की एक टुकड़ी लेकर सिंगाड़ी पहुंच जाता है। कुछ इंडियन ऑफिसर भी उस टुकड़ी में उसके साथ आते हैं, जिससे कि रॉबर्ट गांव के किसी भी आदमी को नुकसान न पहुंचा सके। जंगल में ही एक जगह पर रॉबर्ट को अपने बेटे जस्टिन की लाश मिल जाती है। जस्टिन की लाश देखकर रॉबर्ट गुस्से से पागल हो जाता है और सबसे पहले वो सभी इंडियन ऑफिसर्स को गोली मार देता है। इधर गांव वाले परमन और थेनमली को गांव से भगा देते हैं और रॉबर्ट का सामना करने के लिए हिम्मत जुटाकर तैयार खड़े होते हैं। रॉबर्ट गांव में पहुंच
पहुंच जाता है। रॉबर्ट को देखते ही पूरा गांव दहशत में आ जाता है। रॉबर्ट उन लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। तभी परमन और थेनमली वापस आ जाते हैं। परमन रॉबर्ट से गांव वालों को छोड़ने के लिए कहता है। यहाँ हमें बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो काफी इमोशनल है और मोटिवेशनल भी। रॉबर्ट के डर से गांव वालों की हिम्मत टूट जाती है, लेकिन जब परमन रॉबर्ट के गर्दन पर चाकू रख देता है तब इन द एंड गांव का हर आदमी परमन के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है और वो लोग भी सभी सैनिकों की गर्दन पर चाकू रख देते हैं। परमन उनसे कहता है कि जैसे ही मैं रॉबर्ट को मारूंगा सब लोग एक साथ सबको मार देना। अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को देखकर रॉबर्ट अपनी चाल चलता है और खुद ही उन गांव वालों को बता देता है कि अब भारत आजाद हो चुका है। खुशी की यह खबर सुनकर सबका ध्यान भटक जाता है, बट इन द एंड फिर भी वो किसी तरह से रॉबर्ट को मारने में कामयाब हो जाते हैं। पूरा देश तो 15 अगस्त को ही आज़ाद हो चुका था, लेकिन सही मायनों में सिंगाड़ी गांव के लोगों ने तो खुद ही अपनी लड़ाई लड़कर 16 अगस्त को अपनी आज़ादी हासिल कर ली। गांव वाले अपने आज़ादी का जश्न मनाते हैं और यह फिल्म भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। फिल्म बहुत ही अच्छी है, इसलिए आप लोग इसे एक बार ज़रूर देखना। और ऐसी ही और भी साउथ इंडियन मूवीज़ एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके।